जब लुओ फेंग उन 820 चमकते हुए इनहेरिटेंस गेट्स के सामने पहुंचा, तो वह कुछ क्षणों के लिए वहीं आकाश में रुक गया और ध्यानपूर्वक प्रत्येक द्वार को देखने लगा। हर प्रवेश द्वार से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था और प्रत्येक के पीछे एक अलग प्रकार की बेसिक इनहेरिटेंस छिपी हुई थी। लुओ फेंग तुरंत समझ गया कि यह केवल प्रारंभिक इनहेरिटेंस है। दुआन डोंग रिवर की वास्तविक कोर इनहेरिटेंस की तुलना में इसकी कीमत शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए बहुत कम रही होगी। इसी कारण इसे अंतिम चयन की परीक्षा के रूप में रखा गया था। लेकिन यूनिवर्स ओशन के विशेषज्ञों के लिए यह बेसिक इनहेरिटेंस भी किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें उस महान एंशिएंट सिविलाइजेशन का ज्ञान समाया हुआ था। हर प्रवेश द्वार का निरीक्षण करते हुए लुओ फेंक ने धीरे धीरे उन सभी को अलग अलग श्रेणियों में बांटना शुरू कर दिया। कुछ इनहेरिटेंस क्लोज कॉम्बैट के लिए थीं, कुछ लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए, कुछ ट्रू ट्रेजर रिफाइनिंग से संबंधित थीं और कुछ ऑटोमेटन वेपन्स को नियंत्रित करने की कला सिखाती थीं। इनके अतिरिक्त अनेक विचित्र और अनोखी युद्ध तकनीकें भी थीं, जिन्हें उसने मिसलेनियस कैटेगरी में रख दिया। लुओ फेंग को तुरंत समझ आ गया कि ऑटोमेटन वेपन्स उसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं जिस प्रकार पृथ्वी पर आधुनिक बंदूकें या उन्नत मशीनें काम करती हैं। छोटे स्तर पर वे सामान्य हथियारों जैसी होती हैं, जबकि सबसे बड़े स्तर पर पूरा यूनिवर्स बोर्ड भी एक विशाल ऑटोमेटन वेपन ही माना जा सकता है। इससे उसे एक बार फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन की तकनीक की गहराई का अनुभव हुआ। लुओ फेंग ने मन ही मन कहा, यह बेसिक इनहेरिटेंस केवल एक एपेटाइजर है, जबकि वास्तविक कोर इनहेरिटेंस पूरा भोज है। इसलिए मुझे वही मार्ग चुनना चाहिए जिसमें मैं सबसे अधिक निपुण हूँ। यदि वह किसी अनजान क्षेत्र की इनहेरिटेंस चुनता, तो केवल उसे समझने में ही बहुत समय व्यर्थ हो जाता। इसीलिए उसने बिना किसी जल्दबाजी के प्रत्येक द्वार का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अंततः उसकी दृष्टि एक ऐसे प्रवेश द्वार पर जाकर ठहर गई जिसके ऊपर एक धुंधली सी आकृति उकेरी हुई थी। उस चित्र में एक योद्धा अपने हाथ में ब्लेड लेकर भयंकर युद्ध कर रहा था। लुओ फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ब्लेड ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। बचपन से ही उसने तलवार चलाना सीखा था। पृथ्वी से लेकर यूनिवर्स जीनियस कंपटीशन, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इनहेरिटेंस, शी वू विंग्स की युद्ध तकनीकों और बाद में सीक्रेट एनग्रेविंग्स के अध्ययन तक, हर स्थान पर उसका सबसे विश्वसनीय साथी हमेशा ब्लेड ही रहा था। पूरे यूनिवर्स ओशन में भी उसकी ब्लेड कॉम्प्रिहेंशन सर्वोच्च स्तरों में गिनी जाती थी। इसलिए उसने बिना किसी संकोच के निर्णय ले लिया कि यही उसके लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। उसने दूर खड़े दुआन डोंग रिवर की ओर आदरपूर्वक झुककर कहा, लॉर्ड दुआन डोंग रिवर, मैंने अपनी पसंद चुन ली है। इसके बाद वह सीधे ब्लेड इनहेरिटेंस के प्रवेश द्वार के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखते ही पीछे खड़े अनेक विशेषज्ञों के चेहरे उतर गए। उनमें से बहुत से लोग स्वयं भी ब्लेड एक्सपर्ट्स थे और इसी इनहेरिटेंस को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन प्रत्येक इनहेरिटेंस केवल एक ही उम्मीदवार को स्वीकार करती थी। अब उन्हें विवश होकर कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ने वाला था। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने ब्लू ब्लड नाइट को बुलाया। उसने भी अपनी पसंद की इनहेरिटेंस चुन ली। फिर वाटर सॉन्ग मास्टर आया। इसके बाद बाकी सभी उम्मीदवार अपनी अपनी रैंकिंग के अनुसार एक एक करके इनहेरिटेंस चुनते गए। जिन लोगों ने राइनोसेरस एम्परर गेम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उनके पास चुनने के लिए अधिक विकल्प थे, जबकि जो सबसे पीछे थे, उनके हिस्से वही इनहेरिटेंस आई जिनका उनकी विशेषता से कोई संबंध नहीं था। कई लोगों को विवश होकर ट्रू ट्रेजर रिफाइनिंग या अन्य अपरिचित इनहेरिटेंस चुननी पड़ी, जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जब सभी 236 उम्मीदवार अपनी अपनी इनहेरिटेंस के सामने खड़े हो गए, तब दुआन रिवर ने शांत स्वर में कहा, अब तुम सब बेसिक इनहेरिटेंस के संपर्क में जाओगे। और याद रखना, जिस क्षण वास्तविक उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा, उसी क्षण बाकी सभी उम्मीदवारों का तुरंत विनाश कर दिया जाएगा। सभी ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे अपने अपने प्रवेश द्वारों के भीतर प्रवेश कर गए। सभी के चले जाने के बाद दुआन डोंग रिवर कुछ देर तक वहीं शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से आकाश की ओर देखा और स्वयं से कहा कि अनगिनत युगों के बाद उनकी ब्लड लाइनेज का इनहेरिटेंस स्पेस एक बार फिर उपयोग में आया है। इतना लंबा समय बीत चुका था कि उनकी स्मृतियां भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थीं। लेकिन अब उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ समाप्त होने वाला था। जब उन्हें एक नया उत्तराधिकारी मिल जाएगा, तब वे बिना किसी लज्जा के अपने पूर्वजों का सामना कर सकेंगे और अंततः शांति से अपने विनाश को स्वीकार कर लेंगे। उधर जैसे ही लुओ फेंग ब्लेड इनहेरिटेंस के प्रवेश द्वार के भीतर पहुंचा,
उसके चारों ओर का पूरा संसार अचानक बदल गया। अगले ही क्षण वह एक रहस्यमयी दुनिया में खड़ा था। नीचे चारों ओर कैओस एयरफ्लो बह रही थी। ऊपर पूरा आकाश गहरे अंधकार से ढका हुआ था और उस असीम अंधकार के बीच केवल एक ही चमकता हुआ तारा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा था। लू फेंग आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लड इनहेरिटेंस वास्तव में कहाँ है। उसी समय आकाश में चमक रहा वह अकेला तारा अचानक एक विशाल प्रकाश स्तंभ छोड़ने लगा, जो सीधे लू फेंग के शरीर पर आ गिरा। लू फेंग ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे ही वह प्रकाश उसे पूरी तरह घेर गया, एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। कोर कॉम्पिटेंस डिटेक्ट हो चुकी है, ब्लड बेसिक इनहेरिटेंस सक्रिय की जा रही है। अगले ही क्षण लू फेंग के मस्तिष्क में मानो ज्ञान का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा। एक साथ 360 अलग अलग ब्लड मैनुअल्स उसकी चेतना में स्थानांतरित होने लगे। प्रत्येक मैनुअल यूनिवर्स नाइट स्तर से प्रारंभ होकर धीरे धीरे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचता था। हर मैनुअल अलग दृष्टिकोण से ब्लड टेक्निक्स सिखा रहा था। कुछ गोल्ड लॉ पर आधारित थे, कुछ वाटर और स्पेस के संयोजन पर, कुछ अर्थ और स्पेस के मेल से बने थे, कुछ गोल्ड और टाइम के सम्मिलन पर आधारित थे। प्रत्येक का मार्ग अलग था, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सर्वोच्च ब्लेड टेक्निक तक पहुंचना था। एक ही क्षण में इतनी विशाल जानकारी मिलने से लुओ फेंग का मस्तिष्क सुन्न हो गया। उसकी असाधारण विला पावर और डिवाइन पावर होने के बावजूद यह संपूर्ण ज्ञान उसके भीतर स्थानांतरित होने में 2 दिनों से अधिक का समय लेने वाला था। लेकिन जितना वह समझ पा रहा था, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि राइनोसेरस एम्परर गेम और सीक्रेट एनग्रेविंग्स की साधना के कारण उसकी ब्लेड अंडरस्टैंडिंग पहले ही अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। फिर भी यदि उसे स्वयं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की कोई ब्लेड टेक्निक बनानी होती, तो वह लगभग असंभव कार्य होता। और यहाँ उसके सामने केवल एक नहीं, बल्कि 360 संपूर्ण यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की ब्लेड मैनुअल्स मौजूद थीं। लू फेंग ने तुरंत अनुमान लगाया कि प्रत्येक मैनुअल की सबसे शक्तिशाली ब्लेड टेक्निक लगभग ह्यूज एक्स क्रिएटर की सबसे शक्तिशाली एक्स टेक्निक के बराबर थी। इतनी उच्च गुणवत्ता की 360 तकनीकों का एक साथ मिलना उसके लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि चाहे वह इन सभी तकनीकों को पूरी तरह याद कर ले, फिर भी उनका वास्तविक निर्माता उनसे अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। सबसे परिपूर्ण तकनीक वही होती है जिसे व्यक्ति स्वयं रचता है। किसी दूसरे की तकनीक कभी भी उसके निर्माता जितनी शक्तिशाली नहीं बन सकती। उसी समय जब वह अभी भी इन मैनुअल्स को आत्मसात कर रहा था, आकाश में चमकते उस एकमात्र तारे से अचानक 3 और प्रकाश धाराएं नीचे उतरीं। कुछ ही क्षणों में उन प्रकाश स्तंभों के बीच 3 विशाल क्रिस्टल जैसे हिम पर्वत खड़े हो गए। प्रत्येक पर्वत लाखों किलोमीटर ऊंचा था। उनके भीतर असंख्य उल्काओं जैसी चमकती हुई किरणें लगातार इधर-उधर दौड़ रही थीं। हर किरण मिलकर एक अद्भुत और अत्यंत सुंदर पैटर्न बना रही थी। ये दृश्य देखकर लो फेंक की सांसें तक थम गईं। फिर वही यांत्रिक आवाज दोबारा गूंजी। उसने कहा, चूंकि तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंस सबसे अधिक है और तुम इस पीढ़ी के पहले उम्मीदवार हो, इसलिए तुम्हें एक विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है। उसने आगे बताया, तुम्हारे सामने स्थित ये 3 पर्वत वास्तव में 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड लॉज की सर्वोच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके भीतर ब्लेड के सभी परम रहस्य छिपे हुए हैं। तुम्हें इन 3 पर्वतों और 360 ब्लेड मैनुअल्स की सहायता से अपनी स्वयं की एक बिल्कुल नई ब्लेड टेक्निक का निर्माण करना होगा। जब तुम्हारी स्वयं निर्मित तकनीक आवश्यक स्तर तक पहुंच जाएगी, तभी तुम दुआन डोंग रिवर ब्लड लाइनेज के नए उत्तराधिकारी बन सकोगे। इतना कहकर वह यांत्रिक आवाज फिर शांत हो गई। लुओ फेंक विस्मय से उन तीनों पर्वतों को देखने लगा। हर आइस माउंटेन के भीतर चमकती हुई उल्का जैसी किरणें किसी साधारण लौ का रूप नहीं लग रही थीं। उनमें ऐसी शक्ति थी जो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लॉज से भी ऊपर हो। लुओ फेंक ने धीमे स्वर में कहा, ये तो किसी भी लॉ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक उल्का वास्तव में एक ब्लेड लॉ एनग्रेविंग थी और प्रत्येक एनग्रेविंग के भीतर अनंत रहस्य छिपे हुए थे। उसने तुरंत वर्चुअल यूनिवर्स में उन पर्वतों का सिमुलेशन बनाने का प्रयास किया ताकि बाद में आराम से उनका अध्ययन कर सके। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे समझ आ गया कि यह लगभग असंभव है। प्रत्येक पर्वत के भीतर करोड़ों उल्का जैसी एनग्रेविंग्स हर क्षण बदल रही थीं। कोई भी पैटर्न कभी दोबारा नहीं दोहराता था। सिर्फ एक स्थिर चित्र बनाना ही अत्यंत कठिन था।
पूरी गतिशील संरचना की प्रतिलिपि बनाना तो लगभग असंभव था। अंततः उसने सिमुलेशन का विचार छोड़ दिया और निर्णय लिया कि उसे यहीं बैठकर सीधे साधना करनी होगी। लुओ फेंग ने अपनी संपूर्ण चेतना उन 3 पर्वतों पर केंद्रित कर दी। साथ ही वह 360 ब्लेड मैनुअल्स का भी निरंतर अध्ययन करता रहा। धीरे धीरे उसके सामने वे उल्का जैसी किरणें वास्तविक ब्लेड टेक्निक्स की गतियों में बदलने लगीं। हर धड़कन के साथ उन किरणों का प्रवाह बदलता था और उनके भीतर छिपे ब्लेड सीक्रेट्स धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगे। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके सामने 3 सर्वोच्च ब्लेड मास्टर्स खड़े हों, जो बिना एक भी शब्द बोले उसे ब्लेड का अंतिम सत्य सिखा रहे हों। और इसी प्रकार लुओ फेंग की ब्लेड अंडरस्टैंडिंग प्रत्येक क्षण और अधिक गहरी, अधिक परिपूर्ण तथा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होती चली गई। ब्लेड इनहेरिटेंस के भीतर प्रवेश करने के बाद लू फेंग पूरी तरह साधना में डूब गया। उसके सामने खड़े 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स किसी भी महान विशेषज्ञ से कहीं अधिक अद्भुत थे। उन क्रिस्टल जैसे पर्वतों के भीतर असंख्य उल्काओं जैसी चमकती हुई लॉ एंग्रेविंग्स लगातार बदल रही थीं। प्रत्येक एनग्रेविंग अपने भीतर ब्लेड के अंतिम रहस्यों को समेटे हुए थी। सिर्फ उन्हें देखना ही अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। लुओ फेंग जितनी देर उन्हें देखता, उसकी ब्लेड अंडरस्टैंडिंग उतनी ही तेज गति से बढ़ती चली जाती। धीरे धीरे वह पूरी तरह साधना में खो गया। उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा। बाहर की दुनिया के अनुसार केवल आधा वर्ष बीता था, लेकिन उसका रिमोट ओशन बॉडी अपने मिनिएचर यूनिवर्स के भीतर साधना कर रहा था, जहां टाइम एक्सेलरेशन के कारण लगभग 5000 वर्ष बीत चुके थे। इतने लंबे समय तक लगातार ब्लेड मैनुअल्स और ब्लेड माउंटेन्स का अध्ययन करते करते लुओ फेंग की सोच ही बदल गई। साधना के दौरान उसने यूनिवर्स ओशन के अनेक विशेषज्ञों की तकनीकों का फिर से विश्लेषण किया। उसे महसूस हुआ कि स्टार रिवर मास्टर की प्रसिद्ध कॉम्बिनेशन टेक्निक रिवर इन द डार्क निस्संदेह शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें वास्तविक पूर्णता नहीं थी। उसके अनुसार वह केवल कई स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक्स को जबरदस्ती जोड़कर बनाया गया एक शॉर्टकट था। वास्तविक कॉम्बिनेशन टेक्निक वह होती है जिसमें हर मूव दूसरे मूव के साथ पूरी तरह घुल मिलकर एक नई और पूर्ण तकनीक का रूप ले ले। लू फेंग ने उसी मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी ब्लेड एब्सोल्यूट गेस्ट बाहर निकाली। क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर मिलने के बाद से उसने इस ब्लेड का बहुत कम उपयोग किया था, लेकिन आज उसे इसी ब्लेड की आवश्यकता थी। उसने अपनी पुरानी तकनीक फॉगी लाइट को याद किया। पहले यह यूनिवर्स ओवरलॉर्ड स्तर की अल्टीमेट टेक्निक थी, लेकिन लुओ फेंग पहले ही इसे सुधारकर यूनिवर्स मास्टर स्तर की स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक बना चुका था। अब उसने निर्णय लिया कि इसी तकनीक को आधार बनाकर वह एक वास्तविक कॉम्बिनेशन टेक्निक बनाएगा। जैसे ही उसने अपनी ब्लेड चलानी शुरू की, आकाश में एक धुंधली सी ब्लेड थ्रेड उभर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते लाखों धुंधली ब्लेड थ्रेड्स पूरे आकाश में फैल गईं। हर थ्रेड दूसरी के ऊपर आकर एक दूसरे में विलीन होती गई। उनका दबाव लगातार बढ़ता गया। धीरे धीरे वे सभी मिलकर एक विशाल ब्लेड शैडो में बदल गईं, जिसने पूरे अंतरिक्ष को ढंक लिया। जब वह विशाल ब्लेड शैडो आगे बढ़ी, तो ऐसा लगा मानो वह पूरे अंतरिक्ष को साफ करते हुए अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु का अस्तित्व मिटा सकती हो। इस नए मूव का नाम लुओ फेंग ने रखा, फॉगी लाइट वॉइड स्पेस। लुओ फेंग को महसूस हुआ कि अब पहले की तुलना में स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक्स को आपस में जोड़ना उसके लिए बिल्कुल कठिन नहीं रहा। राइनोसेरस एम्परर गेम, सीक्रेट एनग्रेविंग्स और ब्लेड माउंटेन्स ने उसकी समझ को इतना गहरा बना दिया था कि अब वह सहज रूप से नई तकनीकें बना सकता था। लेकिन उसका लक्ष्य केवल एक और स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक बनाना नहीं था। वह ऐसी ट्रू कॉम्बिनेशन टेक्निक बनाना चाहता था जो किसी शॉर्टकट का परिणाम न होकर स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हो। फॉगी लाइट वॉइड स्पेस उसी दिशा में उसका पहला कदम था। उसी समय आकाश से वही यांत्रिक आवाज सुनाई दी। उम्मीदवार की ब्लेड टेक्निक का पहला मूव निर्मित हो चुका है। यह सुनकर लुओ फेंग थोड़ा चौंक गया। उसे तभी पता चला कि उसकी हर प्रगति पर ऊपर चमकता हुआ वह तारा लगातार नजर रखे हुए था। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई और प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब उसने समझ लिया कि उसकी नई तकनीक अभी भी दुआनडोंग रिवर के मानकों तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस बात से वह तनिक भी निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने और अधिक गहराई से ब्लेड माउंटेन्स तथा 360 ब्लेड मैनुअल्स का अध्ययन शुरू कर दिया। जितना अधिक वह उनका अध्ययन करता गया, उतना ही उसे महसूस होने लगा कि उसकी पहली रचना फॉगी लाइट वॉइड स्पेस अब उसे स्वयं ही अधूरी और कमजोर लगने लगी है।
उसके भीतर उससे भी अधिक शक्तिशाली ब्लेड टेक्निक बनाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उधर ह्यूज एक्स क्रिएटर के मिनिएचर यूनिवर्स के भीतर स्थित लुओ फेंग का रिमोट ओशन बॉडी भी लगातार साधना कर रहा था। सीक्रेट एनग्रेविंग्स की सहायता से उसका मस्तिष्क बिजली की गति से असंख्य ब्लेड टेक्निक्स बनाता और तुरंत उन्हें अस्वीकार करता जा रहा था। सीक्रेट एनग्रेविंग्स का मार्ग सामान्य लॉज के मार्ग से पूरी तरह अलग था। वह सीधे टेक्निक क्रिएशन पर केंद्रित था। इसी कारण लुओ फें की सोच और रचनात्मक क्षमता प्रतिदिन और अधिक तीव्र होती जा रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक विचित्र अनुभूति जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि उसने अभी तक गोल्डन स्पेस पाथ की वास्तविक शक्ति को पूरी तरह नहीं समझा है। लंबे समय तक ब्लेड माउंटेन्स का अध्ययन करते करते उसके मन में कोई नया विचार आकार लेने लगा, लेकिन वह अभी भी घने कोहरे के पीछे छिपा हुआ था। जितनी अधिक उसकी सीक्रेट एनग्रेविंग्स की समझ बढ़ती गई, उतना ही वह उस रहस्य के निकट पहुंचता गया। इसी प्रकार 9 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक लुओ फेंक ने धीरे से एब्सोल्यूट गेस्ट ब्लेड बाहर निकाली। ब्लेड की गूंज पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी हथेली पलटते ही एक यूनिवर्स जन्म लेगा। अगले ही क्षण उसकी डिवाइन पावर चारों ओर फैल गई। उसके आसपास एक छोटा सा यूनिवर्स प्रकट हो गया, लेकिन अगले ही पल वह यूनिवर्स भीतर की ओर सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते वह 10,081 गोल्डन ब्लेड रेज में परिवर्तित हो गया। वे सभी ब्लेड रेज पूर्ण समन्वय के साथ एक ही बिंदु पर टूट पड़ी। पूरा दृश्य ऐसा था मानो एक संपूर्ण यूनिवर्स फटकर ब्लैक होल में बदल रहा हो। उस आक्रमण की शक्ति देखकर स्वयं लू फेंक भी भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा, यह मूव गोल्डन स्पेस पाथ की अंतिम सीमा को छू चुका है। इसमें गोल्डन स्पेस की 10,081 संभावनाएं एक ही आक्रमण में समाहित हो गई हैं। केवल एक संपूर्ण यूनिवर्स का विनाश ही इस शक्ति को सह सकता है। उसे महसूस हुआ कि यह तकनीक 5 कैओस मास्टर की कॉम्बिनेशन टेक्निक से भी अधिक शक्तिशाली है। लुओ फेंक ने इस नई तकनीक का नाम रखा गोल्डन यूनिवर्स। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे महान स्वयं निर्मित ब्लेड टेक्निक थी। उसी समय यांत्रिक आवाज फिर गूंजी। उम्मीदवार की ब्लेड टेक्निक का दूसरा मूव निर्मित हो चुका है। लुओ फेंक ने आशा से आकाश की ओर देखा, लेकिन काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं आई। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि गोल्डन यूनिवर्स जैसी लगभग पूर्ण तकनीक भी दुआन डोंग रिवर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। अब लुओ फेंक सचमुच चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि गोल्डन यूनिवर्स भी पर्याप्त नहीं है, तो शायद उसे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक बनानी होगी। लेकिन यह कार्य लगभग असंभव था। वह स्वयं अभी केवल यूनिवर्स मास्टर था। सामान्य परिस्थितियों में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक केवल वही व्यक्ति बना सकता था जो स्वयं उस स्तर तक पहुंच चुका हो। पूरे यूनिवर्स ओशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने ब्रेक थ्रू किए बिना ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। फिर भी लुओ फेंक ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि जब उसकी सीक्रेट एनग्रेविंग्स की समझ केवल यूनिवर्स नाइट स्तर की थी, तब भी उसने गोल्डन लाइट जैसी यूनिवर्स मास्टर स्तर की तकनीक बना ली थी। अब उसकी सीक्रेट एनग्रेविंग्स की समझ यूनिवर्स मास्टर की सर्वोच्च सीमा के निकट पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त उसके पास 360 ब्लेड मैनुअल्स और 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स भी थे। सैद्धांतिक रूप से यह कार्य असंभव नहीं था। आवश्यकता केवल उस मार्ग पर चलने का साहस रखने की थी। दांत भींचकर लुओ फेंक ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस असंभव चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उसी समय अन्य इनहेरिटेंस स्पेसेस में भी बाकी शीर्ष उम्मीदवार अपनी अपनी साधना में लगे हुए थे। ब्लू ब्लड नाइट 2 आइस माउंटेन्स के सामने खड़ा था। उनके भीतर नृत्य करती हुई उल्का जैसी किरणों को देखते हुए उसे महसूस हो रहा था कि टाइम और स्पेस पाथ की कोई परम तकनीक उसके हृदय के बिल्कुल निकट आ चुकी है। लेकिन उसके और उस अंतिम तकनीक के बीच अभी भी एक बहुत पतली दीवार मौजूद थी। उधर डियरबग मास्टर एक आइस माउंटेन के सामने गहरी साधना में बैठा था। उसके पास 36 मैनुअल्स थीं। वह पहले ही 2 पूर्ण यूनिवर्स मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक्स बना चुका था। लेकिन उसकी स्थिति भी लो फेंक जैसी ही थी। वह भी अभी तक दुआन डोंग रिवर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया था। पर्पल मून एंसेस्टर के मार्गदर्शन और अनेक रीइंकार्नेशन एराओं के अनुभव के बावजूद उसके सामने भी वही अंतिम बाधा खड़ी थी, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक। केवल डियरबग मास्टर ही नहीं, बल्कि ईस्ट एम्परर होली लैंड और पर्पल मून होली लैंड के अनेक अत्यंत प्राचीन यूनिवर्स मास्टर्स भी इसी सीमा पर आकर रुक गए थे। जिन लोगों ने दूसरा बॉटलनेक पार किया था, उनके पास 36 मैनुअल्स और एक आइस माउंटेन थी, जबकि जो केवल पहला बॉटलनेक पार कर पाए थे, उनके पास केवल एक आइस माउंटेन थी।
उन्हें एक भी मैनुअल प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए यह चुनौती और भी अधिक कठिन थी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी किसी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर साधना कर रहा था। हर किसी के हृदय में केवल एक ही आशा थी, शायद किसी चमत्कार से वह दुआन डोंग रिवर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसकी ब्लड लाइनेज का अगला और एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाए। लुओ फेंग और बाकी सभी उम्मीदवारों के सामने अब केवल एक ही सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी। उन्हें स्वयं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बने बिना ही उसी स्तर की सीक्रेट टेक्निक का निर्माण करना था। पूरे यूनिवर्स ओशन के इतिहास में किसी ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई ऐसी सीमा थी जिसे पार करना लगभग असंभव माना जाता था। केवल लुओ फेंग ही नहीं बल्कि ब्लू ब्लड नाइट, डियर बग मास्टर, यू जॉन मास्टर और बाकी सभी शीर्ष उम्मीदवार भी इसी बाधा के सामने रुक गए थे। लेकिन दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस में इसी असंभव कार्य को पूरा करना अनिवार्य था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही समय में बाहरी दुनिया के अनुसार 30 वर्ष और बीत गए, लेकिन इनहेरिटेंस स्पेस के भीतर टाइम एक्सेलरेशन के कारण यह अवधि वास्तव में अत्यंत लंबी बन चुकी थी। इतना समय बीत जाने के बाद भी लुओ फेंग को कोई नया ब्रेक थ्रू प्राप्त नहीं हुआ। वह अपनी ब्लेड टेक्निक को और आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी सोच एक ही स्थान पर आकर रुक जाती। अंततः लुओ फेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर ह्यूज एक्स क्रिएटर से सलाह मांगी। उसने चिंतित स्वर में कहा, मैं इतने लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन गोल्डन यूनिवर्स से भी अधिक शक्तिशाली ब्लेड टेक्निक मुझे समझ ही नहीं आ रही। मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ह्यूज एक्स क्रिएटर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुआन डोंग रिवर की ब्लड लाइनेज एंशिएंट सिविलाइजेशन की सबसे शक्तिशाली इनहेरिटेंस में से एक है। यदि उसने इतनी कठिन शर्त रखी है, तो इसका अर्थ है कि यह कार्य अवश्य संभव है। लेकिन उनके पास भी इसका कोई सीधा समाधान नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने लुओ फेंग की आंखों में फिर से आशा जगा दी। ह्यूज एक्स ने कहा, उन्होंने कभी इसी विषय पर टीचर ओरिजिन से भी प्रश्न किया था, और टीचर ओरिजिन का केवल एक ही उत्तर था, ब्रेक थ्रू का स्रोत 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स के भीतर ही छिपा हुआ है। लुओ फेंग गहरी सोच में डूब गया। ह्यूज एक्स ने आगे समझाया, 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स के भीतर मौजूद लॉ एनग्रेविंग्स में ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो किसी यूनिवर्स मास्टर को भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक बनाने का अवसर दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तव में उस स्तर को पूरी तरह समझ चुका होगा, बल्कि वह उस तकनीक को निर्मित और प्रयोग कर सकेगा, भले ही उसके पीछे छिपा अंतिम रहस्य अभी भी उसकी समझ से बाहर हो। यह सुनते ही लुओ फेंग को अपना पुराना अनुभव याद आ गया। कभी उसकी सीक्रेट एनग्रेविंग्स की समझ केवल यूनिवर्स नाइट स्तर की थी, फिर भी उसने गोल्डन लाइट जैसी यूनिवर्स मास्टर स्तर की तकनीक बना ली थी। यदि उस समय वह इतना बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता था, तो आज भी शायद 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स की सहायता से एक और छलांग लगाना संभव था। यह सोचकर उसके भीतर फिर से आशा जाग उठी। लेकिन वास्तविक चुनौती अब भी उतनी ही कठिन थी। केवल लुओ फेंग ही नहीं, बल्कि ब्लू ब्लड नाइट और ईस्ट एम्परर होली लैंड के सबसे प्राचीन विशेषज्ञ भी इसी चरण पर रुक गए थे। ब्लू ब्लड नाइट ने निराश होकर ईस्ट एम्परर एंसेस्टर से कहा, मुझे किसी प्रकार की प्रेरणा ही नहीं मिल रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उधर यू जॉन मास्टर ने भी निराश होकर पूछा, ईस्ट एम्परर होली लैंड अनगिनत युगों से अस्तित्व में है, लेकिन आज तक किसी भी यूनिवर्स मास्टर ने यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक नहीं बनाई। फिर मैं यह असंभव कार्य कैसे कर सकता हूँ? ईस्ट एम्परर एंसेस्टर ने सभी उम्मीदवारों की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम सब पहली बार लॉ एनग्रेविंग्स देख रहे हो। इन्हीं एनग्रेविंग्स के भीतर सभी लॉज के अंतिम रहस्य छिपे हुए हैं। यदि तुम इन्हें ध्यानपूर्वक समझोगे तो प्रगति का मार्ग स्वयं तुम्हारे सामने खुल जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कोई प्रत्यक्ष समाधान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, बिना रुके इन लॉ एनग्रेविंग्स का अध्ययन करते रहो। जिस क्षण तुम्हें से कोई एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर स्तर की सीक्रेट टेक्निक बना लेगा, उसी क्षण बाकी सभी उम्मीदवारों की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। उधर पर्पल मून होली लैंड में भी पर्पल मून एंसेस्टर ने डियर बग मास्टर और बाकी उम्मीदवारों को लगभग यही सलाह दी। उन्होंने कहा, अपनी पुरानी सारी सोच भूल जाओ। हर दृष्टिकोण से केवल इन लॉ एनग्रेविंग्स का अध्ययन करो। वास्तविक मार्ग इन्हीं के भीतर छिपा हुआ है। डियर बग मास्टर ने तुरंत सिर झुकाकर इस आदेश को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्स ओशन की बाकी जातियों के नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों को लगातार प्रेरित कर रहे थे।
लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले कभी लॉ एनग्रेविंग्स नहीं देखी थी, इसलिए उनके पास भी केवल एक ही सलाह थी। जब तुम्हें केवल आइस माउंटेन दी गई है, तो रास्ता भी उसी के भीतर छिपा होगा। बिना रुके उसका अध्ययन करते रहो। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद इस इनहेरिटेंस का लाभ सभी को मिल रहा था। जो यूनिवर्स मास्टर्स पहले केवल फोर्थ या फिफ्थ टीयर की शक्ति रखते थे, वे धीरे धीरे सबसे परिपूर्ण यूनिवर्स मास्टर स्तर की कॉम्बिनेशन टेक्निक्स बनाने लगे। यदि वे जीवित बच जाते, तो सभी भविष्य में यूनिवर्स ओशन के सबसे शक्तिशाली फिफ्थ टीयर विशेषज्ञ बन सकते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति जीवित रहने वाला था। इसी बीच लुओ फेंग तीनों 160 ब्लेड मैनुअल्स को पूरी तरह याद कर चुका था। अब उसका संपूर्ण ध्यान केवल 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स और उनके भीतर नृत्य करती हुई लॉ एनग्रेविंग्स पर केंद्रित था। एक दिन उसकी दृष्टि केवल एक ही उल्का जैसी एनाग्रेविंग पर टिक गई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह छोटी सी प्रकाश रेखा फैलते फैलते एक विशाल इंद्रधनुष में बदल रही है। उस इंद्रधनुष के किनारों पर असंख्य ब्लेड शैडोज दिखाई देने लगे। कोई जल की तरह कोमल थी, कोई पर्वत की तरह अचल और कोई अग्नि की तरह भयानक। हर ब्लेड शैडो के भीतर सीक्रेट एनग्रेविंग्स का इतना जटिल पैटर्न छिपा था कि नाइन्थ डीप एबिस के सबसे उन्नत चित्र भी उसके सामने फीके प्रतीत होते थे। लुओ फेंग ने महसूस किया कि इन लॉ एनग्रेविंग्स के भीतर केवल गोल्ड या स्पेस ही नहीं था, बल्कि गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइट, लाइटनिंग, स्पेस और उनके असंख्य संयोजन एक साथ पूर्ण सामंजस्य में जुड़े हुए थे। ये किसी एक लॉ की शक्ति नहीं थी, यह उन सभी का अंतिम संगम था। इसी कारण वह सभी सामान्य लॉज से कहीं अधिक महान प्रतीत हो रही थी। अब लुओ फेंग ने साधना का एक नया तरीका अपनाया। उसकी बाईं आंख केवल एक ही उल्का जैसी एनग्रेविंग का अनुसरण करती, जबकि उसकी दाईं आंख एक साथ पूरे 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स को देखती। दोनों दृश्य उसके मस्तिष्क में एक दूसरे का प्रतिबिंब बनने लगे। साथ ही उसके मन में तीनों 160 ब्लेड मैनुअल्स लगातार चलती रहती। उन्हें देखते हुए वह बिना सोचे समझे एक के बाद एक नई ब्लेड टेक्निक्स बनाता जा रहा था। कई तकनीकें बनते ही असफल हो जाती, कई अधूरी रह जाती, लेकिन अब लुओ फेंग उन असफलताओं की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। हर नई तकनीक उसे लॉ एनग्रेविंग्स के और अधिक निकट पहुंचा रही थी। उसे स्वयं भी पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ब्लेड टेक्निक्स का निर्माण करते करते उसने अनजाने में ही वुड, वाटर, फायर और अर्थ लॉज की सीक्रेट टेक्निक्स को भी समझना शुरू कर दिया। यदि वह चाहता तो कुछ ही दिनों में इन सभी लॉज को पूरी तरह समझ सकता था, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था। वह सभी लॉज को एक साथ देखकर उनके पीछे छिपे अंतिम रहस्य की खोज कर रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया मार्ग स्पष्ट होने लगा। उसे महसूस हुआ कि स्पेस वास्तव में 5 अलग अलग दिशाओं गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ में विभाजित होता है। दोनों आंखों से अलग अलग दृष्टिकोण से ब्लेड माउंटेन्स को देखते हुए उसने एक बिल्कुल नई समझ प्राप्त कर ली। अचानक उसके चेहरे पर तेज चमक उभर आई। वह धीरे से बोला, यही है, यही वह ब्लेड है जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। लुओ फेंग ने तुरंत एब्सोल्यूट गेस्ट ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया और क्याओस एयरफ्लो के ऊपर खड़ा हो गया। अगले ही क्षण उसने अपनी ब्लेड चला दी। एक चमकदार ब्लेड रे पूरे आकाश को चीरती हुई निकल गई। उस ब्लेड रे ने तुरंत लगभग 10 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल काला गोला बना दिया। उसके भीतर असंख्य ब्लेड रेज दबाकर रखी गई थीं। अगले ही पल वह काला गोला बीच से 2 भागों में विभाजित हो गया और उसके भीतर से एक चमकदार गोल्डन लाइट निकली, जो अगले ही क्षण अदृश्य हो गई। लेकिन उस एक वार का निशान पूरे इनहेरिटेंस स्पेस में हमेशा के लिए रह गया। उसी क्षण लुओ फेंग की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर धीमे स्वर में बोला, मैं देख सकता हूँ एक नई जिंदगी। उसे स्पष्ट महसूस हो गया था कि इस एक प्रहार ने उसकी पूरी साधना को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। उसी समय वह यांत्रिक आवाज तीसरी बार गूंजी। उम्मीदवार ने ब्लेड टेक्निक का तीसरा रूप निर्मित कर लिया है। नया उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। बाकी सभी उम्मीदवार एनिहिलेट। उसी एक क्षण में पूरे इनहेरिटेंस स्पेस का वातावरण बदल गया। हर उम्मीदवार के ऊपर आकाश में चमकते तारे से एक अदृश्य शक्ति उतर आई। ब्लू ब्लड नाइट ने भय और अविश्वास से आंखें फैलाकर चीखते हुए कहा, नहीं, उत्तराधिकारी तो मुझे बनना था। लेकिन उसकी चीख अधूरी ही रह गई। अगले ही पल उसकी सोल पूरी तरह नष्ट हो गई। बाहर से उसका शरीर बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा सदा के लिए मिट चुकी थी। उधर डियरबग मास्टर भी उसी समय साधना कर रहा था। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि कोई विचित्र शक्ति उसके ऊपर उतर रही है, लेकिन वह कुछ समझ पाता
उससे पहले ही उसकी सोल भी पूरी तरह एनिहिलेट हो गई। इसी प्रकार एक एक करके सभी उम्मीदवार वहीं स्थिर रह गए, मानो समय स्वयं रुक गया हो। उनके डिवाइन बॉडीज वहीं खड़े रहे, लेकिन उनकी आत्माएं सदा के लिए समाप्त हो चुकी थीं। केवल इनहेरिटेंस स्पेस के भीतर ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स ओशन के अलग अलग मिनिएचर यूनिवर्सेस और ओरिजिनल यूनिवर्स में मौजूद उन सभी उम्मीदवारों के सभी क्लोन्स और डिवाइडेड बॉडीज भी उसी क्षण एक साथ नष्ट हो गए। जिस पल नया उत्तराधिकारी जन्मा, उसी पल बाकी सभी का अंतिम अंत भी हो गया। यही थी दुआनडोंग रिवर की ब्लड लाइनेज का सबसे निर्दयी और साथ ही सबसे महान सेलिब्रेशन, एक की विजय और बाकी सभी का पूर्ण रिवर एनिहिलेशन। ब्लड लाइनेज